दो प्लेट्स लेके आता हूँ और इनको बहुत नजदीक ले आता हूँ, इतना नजदीक कि इनके बीच का गैप जो है अगेन बहुत ही कम हो, और फिर इसको डुबो देता हूँ पानी में। बिल्कुल कैपिलरी के कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पर भी पानी या वो लिक्विड क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है, एक इधर भी वाले प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है। ये दोनों फोर्स ही एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और बचेगा कौन सा, सिर्फ और सिर्फ टेंशन का फोर्स। ये अगर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो इस ल्यूब्रिकेंट का जो टॉप मोस्ट लेयर है वो ब्लॉक के कांटेक्ट में है, तो वो भी 10 से जा रहा होगा। जैसे पेंडुलम है, उसको हवा में झुलाओगे तो क्या होगा, अच्छा खासा झूला झूलेगा, लेकिन अगर किसी लिक्विड में झुलाने की कोशिश करोगे तो डैम्पिंग बढ़ जाएगी। तो हाय गाइस, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं आपका बड़ा भाई निखिल धाबाई हाजिर हूं आपके सामने लेकर के एक नया लेक्चर, और आज का ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे मेजरली किस पे, विस्कोसिटी पे। स्टोक्स लॉ भी हम देखेंगे और फिर हम बात करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी की भी, जो स्टोक्स लॉ के अंदर ही आता है। तो लेकिन ये चीज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सेस प्रेशर इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस। ये चीज हमको कल पढ़ लेनी थी, लेकिन कल क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा ही लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग को बीच में रोका, मतलब लास्ट को पूरा कंप्लीट नहीं किया। और ये जो टॉपिक है वो एक तरीके से मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में दिया था पिछले सेशन में, लेकिन यहां अब मैं एज अ थियरी इसको पढ़ा रहा हूं। यहां पर मैं इसको एज अ थियरी पढ़ा रहा हूं। तो हम क्या देखने वाले हैं कि सिलेंड्रिकल सरफेस जब होगी तो उसमें कितना एक्सेस प्रेशर होगा। एक्सेस प्रेशर के केस में हम ये जानते हैं कि 2T/R होता है स्फेरिकल सरफेस के लिए, ठीक है। तो अगर कैपिलरी का जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था तो वहां पे वो ट्यूब थी कैपिलरी की, लेकिन इस बार मैं क्या कह रहा हूं कि मैं दो प्लेट्स अगर लेके आता हूं, दो प्लेट्स लेके आता हूं और इनको बहुत नजदीक ले आता हूं, इतना नजदीक कि इनके बीच का गैप जो है अगेन बहुत ही कम हो, और फिर इसको डुबो देता हूं पानी में। बिल्कुल कैपिलरी के कंसेप्ट के हिसाब से यहां पर भी पानी या वो लिक्विड क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हमने कल ये देखा था कि एक्यूट एंगल के केस में लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, तो वहीं अगर ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो लिक्विड जो है वो नीचे चले जाएगा। कितना नीचे, उतना ही नीचे जितना हाइट वो ऊपर चढ़ा था। तो याद रखिएगा कि मर्क्यूरी और ग्लास वाले केस में मर्क्यूरी जो होगी वो ऊपर जाने के बजाय नीचे चले जाएगी, क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूस बन रहा है तो सरफेस टेंशन उसको नीचे खींचेगी, ठीक है। तो यहां अभी हम बात करते हैं, और अब हम कह रहे हैं कि चलो यहां पर अगर ये लिक्विड ऊपर चढ़ गया है तो ऑब्वियसली उसको चढ़ाने के पीछे जो है सरफेस टेंशन का ही हाथ होगा। तो हमने कहा कि भाई 3 डायमेंशनल व्यू तो कुछ ऐसा दिख रहा है, जहां पर ये कुछ मान लीजिए कि h हाइट जो है ये ऊपर चढ़ गया है, लिक्विड जो है वो कितना हाइट ऊपर चढ़ गया है, कुछ h हाइट। यहां से ये जो है अपने पास ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट, लेकिन अगर मैं फ्रंट व्यू देखूंगा तो मुझे वो दिखने में कैपिलरी टाइप का, सर्कुलर कैपिलरी टाइप की ही चीज दिखेगी। उम्मीद करता हूं आप बात को समझ रहे होंगे। ग्लास प्लेट जो है ना अंदर तक डूबी हुई है, ये बात तो बात समझ आ रही होगी, अंदर तक डूबी। यहां पर आप देखेंगे कि जो लिक्विड है, भाई हम कह रहे हैं वो लिक्विड जो है वो ऐसा कुछ चढ़ गया है, कुछ हाइट वो राइज कर गया है, ठीक है साहब, कुछ हाइट वो राइज कर गया। कितनी हाइट राइज कर गया है, कुछ h हाइट वो राइज कर गया है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यार ये लिक्विड अगर कुछ h हाइट राइज कर गया है, तो यहां पर सिंपल सी बात है कि वो सरफेस टेंशन ही इसको कुछ खींच के ले गई होगी। मैंने कहा ये ग्लास प्लेट जो है मान लो इसकी लेंथ है कुछ l, तो हम एंड इफेक्ट्स को नलीफाई कर रहे हैं, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये पूरी लेंथ कितनी आ रही है, l। तो सरफेस टेंशन जो लगेगी वो इस l लेंथ पे लगेगी, इधर भी और इधर भी। क्लियर है ये बात। तो यहां से जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आएगा वो आएगा TL, और ये भी आएगा TL, रिएक्शन फोर्स, जस्ट लाइक जो हमने पिछले केस में पढ़ा था। और ये अपने पास एंगल आ रहा है कुछ थीटा, तो ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा, और ये एंगल भी क्या आएगा, थीटा। ये है अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर ये दोनों एंगल हमारे पास कुछ थीटा थीटा आ जाएंगे तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि TL cos थीटा, TL cos थीटा, ये दोनों ऊपर की तरफ एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, और यही वजह होगी जो इस हाइट को बैलेंस कर रखा होगा। किसने, इसी एक्स्ट्रा फोर्स ने, ठीक है। अब ये चीज उसी को समझ में आएगी जो पिछला पढ़ के आया है, ठीक। यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि इतना जो वॉल्यूम है
इसके एफबीडी की मैं बात कर रहा हूं, इसके यदि मैं एफबीडी की बात कर रहा हूं तो इस पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं, सबसे पहला इसका वेट बना देते हैं भाई, इसको मैं सिलेंडर ही मान के चलूंगा, तो इसका जो वेट आ जाएगा वो आ जाएगा m इंटू जी। m क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, ये लेंथ में कह रहा हूं कितनी है, ये लेंथ में कह रहा हूं d, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज d, और ये हाइट है कितना h, और ये लेंथ कितनी है l, तो बेस एरिया आ जाएगा d इंटू एल, और कितने हाइट तक, h हाइट तक, तो वॉल्यूम आ जाएगा DLH, क्या आ गया, मास इंटू ग्रेविटी, ये हो गई mg की वैल्यू। इसी तरीके से अगर आप देखोगे ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो ये आ जाएगा आपके पास P80m, इसके जस्ट नीचे भी प्रेशर कितना आएगा, P80m, और आप ऐसा ऐसा यहां से गए तो यहां का प्रेशर भी आप क्या बोलेंगे, यहां के प्रेशर को भी आप कहेंगे P80m, और ऊपर से जो प्रेशर आएगा वो भी कितना आएगा, वो भी आएगा P80। तो जो फोर्स लग रहा होगा P80m की वजह से वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे होंगे, तो यहां पर एक प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है, एक इधर भी वाले प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है, ये दोनों फोर्स ही एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और बचेगा कौन सा, सिर्फ और सिर्फ टेंशन का फोर्स। तो साफ साफ आप यहां से कह सकते हो, क्योंकि ये वाली जो चीज है वो इक्विलिब्रियम में है, तो आप लिख सकते हो कि 2TL cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, जो कि आ जाएगा रो डी एल एच और ये g। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अब यहां जो कट रहा है वो आप काट दीजिए, तो L से L कट जाएगा, और हाइट अगर आपको निकालने में आप मतलब इंटरेस्टेड हो हाइट, तो हाइट बड़े ही आसानी से आप लिख सकते हो यहां पर, इट इज 2T cos थीटा बाय रो जी डी, ये रो जी आर की जगह आ रहा है रो जी डी। ये तो हो गई कहानी इतनी कि हाइट कितना जो चढ़ेगा वो लिक्विड। यही अगर ये मर्क्यूरी होता तो एंगल ऐसा ऑब्ट्यूज बनता और टेंशन इसको ऐसा नीचे खींच के ले जाती, कितना हाइट, इतना हाइट खींच के टेंशन इसको नीचे ले जाती। थीटा यहां अगेन एंगल ऑफ कांटेक्ट है, टी सरफेस टेंशन है, रो डेंसिटी है, जी ग्रेविटी है, डी जो है वो है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। D is what? It is separation between the plates. Simple, clear? अब बात हम देखने जा रहे हैं किस बारे में, भाई एक्सेस प्रेशर कितना है। अब एक्सेस प्रेशर कितना है इससे क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करेंगे। मैंने कहा मेरे पास मान लीजिए ये जो प्लेट्स थी में कैपिलरी एक्शन लग रहा है, थोड़ा सा मैं चौड़ा बना रहा हूं जिससे कि आपको ये साफ साफ देख पाओ आप इसको, ठीक है। सबसे पहली बात आप ये देखें, ये जो सरफेस बन रही होगी ऊपर, क्या ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस नहीं बन रही, इस टाइप से एक सिलेंडर आपका बन रहा है, ऊपर वाली जो सरफेस आ रही है लिक्विड की वो एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल सरफेस है तो फ्रंट व्यू से वो सिलेंडर का आपको सिर्फ ये वाला क्रॉस सेक्शन दिखेगा। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ रही हो, ठीक है। तो यहां पर ये जो लिक्विड का शेप कुछ ऐसा दिख रहा है, तो यहां क्या होगा भाई, हम इधर से कह रहे हैं कि भाई इतना हाइट ये लिक्विड जो है चढ़ गया है। सबसे पहली बात, यहां इस सिलेंडर का जो रेडियस आ रहा होगा उसको मैं कह देता हूं कितना, कुछ r। सिलेंडर का रेडियस है, इसको मैं कह देता हूं कितना, कुछ r, ये वाली लेंथ। ये r है। यहां से मैंने एक एक्सिस या परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉ किया और इसको जोड़ा, तो ये जो छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि ये एंगल अगर आपके पास थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये आएगा 90 माइनस थीटा, और ये पूरा 90 है तो ये आएगा थीटा। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। अब अगर मैं आपसे यहां पे पूछता हूं
कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा आ जाएगा, जो इसकी थिकनेस थी वो थी d/2 बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो कि है कैपिटल आर। यहां तक उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। यहां से आपके पास d/2 या जो d की वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितनी, r cos थीटा। ये आपके पास d की वैल्यू आ रही है। अब अगर मैं यहां से h जो मैंने निकाला था वो था 2t cos थीटा बाय रो जी डी, अगर याद है तो ये रिजल्ट आया था अपना। तो मैं d की वैल्यू एक बार डालता हूं यहां से। d की वैल्यू अगर आप डालेंगे यहां से तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, t बाय रो जी आर। 2 cos थीटा से 2 cos थीटा कट जाएगा और यहां से आप कह सकते हैं कि आपके पास जो रो जी एच आ रहा है वो आ जा रहा है t बाय आर। रो जी एच जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है t बाय आर। अब सुनना कहानी, मैं जानता हूं कि यहां का जो प्रेशर है इसको मैं नाम देता हूं A, तो दिस प्रेशर इज एक्चुअली P80M। और यहां का जो प्रेशर है इसको मैं नाम देता हूं कुछ पॉइंट B। यहां का भी प्रेशर जो है वो क्या आएगा, वो आएगा P80M। और यहां से अगर मैं ऊपर जाता हूं यहां तक, कितना हाइट ऊपर गया मैं, H हाइट ऊपर गया। यहां से जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, इधर का जो प्रेशर आएगा वो आ जाएगा P80M माइनस रो जी एच। P80M माइनस का रो जी एच, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं C। अब C पॉइंट की अगर बात की जाए तो C पॉइंट के बारे में आपको यह समझ में आना चाहिए, क्योंकि C पॉइंट लाई कर रहा है ऑन द कॉन्वेक्स साइड और B पॉइंट लाई कर रहा है ऑन द कॉनकेव साइड। तो B पे जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा और C पे जो प्रेशर है वो कम होगा, और वही आपका जो है एक्सेस प्रेशर आएगा। भाई वो सरफेस आपकी सिलेंड्रिकल है तो PB माइनस PC ही आपको पता होना चाहिए। अब PB आपका है कितना, P80M। PC है आपका कितना, P80M माइनस का रो जी एच। ये सॉल्व होके आ जा रहा है रो जी एच, और रो जी एच की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है T बाय आर। तो यहां से साफ साफ पता लग रहा है कि एक्सेस प्रेशर इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस, इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस द एक्सेस प्रेशर इज T बाय आर, इट इज नॉट 2T बाय आर। 2T बाय आर रहेगा स्फेरिकल सरफेस के लिए और T बाय आर रहेगा सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए। तो ये आप ध्यान रखना, ये एक रिजल्ट है जो अक्सर कई लोग नहीं ध्यान रखते हैं। तो इट इज द एक्सेस प्रेशर फॉर सिलेंड्रिकल सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस की। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए और चला जाए। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विस्कोसिटी। ठीक है, अच्छा एक चीज और हो सकता है कि आपने यहाँ पे ध्यान ना दिया हो, आपको लगा हो कि अरे सर जब आप यहाँ पे ये वॉल्यूम लिख रहे हो तो वॉल्यूम आप बेस एरिया इनटू हाइट क्यों ले रहे हो, ये क्यूबॉइड थोड़ी ना है, इसका ऊपर का तो इतना सा हिस्सा गायब है ना सर, ये जो इतना पोर्शन है इसका ये तो गायब है। तो यार वो इतना छोटा है कि उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो और इसको लगभग लगभग क्यूबॉइड मान सकते हो। ठीक है, वही कहानी जो हमने कल देखी थी, तो उसी पे हम बात कर रहे थे यहां। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी आखिरकार है क्या? विस्कोसिटी है फ्रिक्शन जो लिक्विड के लेयर्स के बीच में लगता है। जी हाँ, लिक्विड के अंदर भी मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जो है रगड़ खा रहे होंगे, है ना। और अगर, और आपको पता है लैमिनार फ्लो की अगर आप बात कर रहे हो तो वहां पे लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन अगर है, अगर लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन है तो वहां क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, है ना। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां जब एक लिक्विड की लेयर दूसरे लिक्विड के लेयर के ऊपर फ्लो कर रही है और उनके बीच में कुछ रिलेटिव मोशन है तो वो एक दूसरे के मोशन को अपोज करेंगी, जस्ट लाइक काइनेटिक फ्रिक्शन। और उसी फ्रिक्शन को हम यहां अलग नाम से पहचानते हैं जिसको कहते हैं विस्कोसिटी।
तो यहां क्या कह रहा है ये कि व्हेन अ सॉलिड बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर सॉलिड बॉडी अ फ्रिक्शनल फोर्स बिगिंस टू एक्ट बिटवीन देम. दिस फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडीज. सिमिलरली व्हेन अ लेयर ऑफ लिक्विड slides over another layer of the same liquid, a frictional force acts between them which opposes the relative motion between the layers. किसकी layers? liquid की layers. उसी force of friction को हम कहते हैं क्या? viscosity या viscous force या internal frictional force. ठीक है. सबसे पहली चीज जो आपको यहां पे ध्यान में रखनी है वो ये कि हम यहां अगर ऐसा कुछ लेके चलते हैं, मान लीजिए लिक्विड अगर लेयर के फॉर्म में फ्लो कर रहा है, हमारे सवाल आएंगे वो इसी फॉर्म में आएंगे. लिक्विड जो है ऐसा लैमिनार फ्लो है और वो लेयर के फॉर्म में फ्लो कर रहा है. ठीक है. तो आपने देखा होगा अक्सर जो लिक्विड होता है वो जिस लेयर पे फ्लो कर रहा होता है उस लेयर को वो गीला करता हुआ निकलते जाता है कि नहीं? तो आपने क्या किया, पानी को ऐसा बहाया तो वो जिस सरफेस से होके बहेगा उस सरफेस को वो गीला करते हुए निकल जाएगा. जैसे एक गिलास पानी लिया आपने, ऐसा ढोल दिया उसको, तो क्या होगा, उस सरफेस को गीला करते हुए निकलेगा. इसका मतलब ऊपर वाली लेयर्स तो आगे निकल गई, लेकिन वो लेयर जो इस सरफेस के कांटेक्ट में थी वो यहीं छूट गई. तभी तो वो सरफेस गीली दिख रही है हमें. आई बात समझ में? ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब यहां फ्रिक्शन होगा. तो आपको ये मान के चलना है, यहां ऐसे केसेस में मान के चलना है, ऐसे मतलब ऐसा है भी कि ये वाली लेयर जो अभी इस सरफेस के कांटेक्ट में है उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है. उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या आ जाएगी आपकी, जीरो. वेलोसिटी ऑफ बॉटम मोस्ट लेयर इज व्हाट इट इज, जीरो. लेकिन इसके जस्ट अपर लेयर जो है वो थोड़ी वेलोसिटी से मूव करेगी तो उसकी थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी होगी. उसके ऊपर वाली थोड़ी और ज्यादा, क्योंकि रिलेटिव मोशन होगा यहाँ. उसके ऊपर वाली और थोड़ा सा तेज होगी, उसके ऊपर वाली थोड़ा सा और. तो जैसे जैसे आप ऊपर मूव करते जाएंगे वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही होगी एक ही टाइम पे. जैसे अगर इसकी 0 है तो इसकी dv, इसकी 2dv, इसकी 3dv, इसकी 4dv, ऐसा करते करते वेलोसिटी बढ़ेगी. तो किसी मोमेंट पे अगर आप ये देखते हैं, ये पाते हैं कि इस लेयर की वेलोसिटी जो है वो है आपकी कुछ v, इस लेयर की जो वेलोसिटी होगी वो आपको मिलेगी थोड़ी सी ज्यादा, v प्लस dv. ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी तो टॉप मोस्ट लेयर की होने ही वाली है. और ये गैप मान लो अगर मैं कहता हूं dy, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट. ये जो मैंने बात करी कि दो लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी का डिफरेंस आ रहा है पर यूनिट विड्थ, है ना, दिस इज द वेलोसिटी डिफरेंस. लेकिन कितना विड्थ है यहां पे, dy. तो वेलोसिटी का वेरिएशन पर यूनिट विड्थ या पर यूनिट लेंथ आप देखेंगे तो उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट है यहां पर dv बाय dy. व्हाट इज dy? अगेन मैं बताऊं, अगर दो लेयर्स आप उठाते हो उनके बीच में थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है वेलोसिटी का, इसकी v है, इसकी v प्लस dv है, तो द चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट इट इज, dv. कितने विड्थ पे? dy के विड्थ पे. वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ. यूनिट लेंथ आप मूव कर रहे हो तो वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा. ये क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट भी हो सकती है, ये क्वांटिटी आपकी वेरिएबल भी हो सकती है. जनरली कब कांस्टेंट होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं हम. मान लीजिए अभी मैं इन दो लेयर्स की बात कर रहा हूं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में थी और इनके बीच का गैप था dy. ऑब्वियसली इन लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होगा, नो डाउट, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये थोड़ा सा तेज चल रहा है तो इस पे फ्रिक्शन जो लगेगा वो ऐसा पीछे की तरफ लगेगा, और इस पे अगर फ्रिक्शन पीछे लग गया तो इस पे फ्रिक्शन जो लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा. ऐसे अगर हर लेयर को देखोगे तो हर लेयर पे एक फ्रिक्शन आगे और एक फ्रिक्शन पीछे लगता हुआ महसूस होगा. जैसे कि अगर अभी मैं इस लेयर और इस लेयर की बात करूं तो इस लेयर के रेस्पेक्ट में ऊपर वाली लेयर थोड़ा सा और फास्ट जा रही है,
ऊपर वाली लेयर पे फ्रिक्शन लगेगा ऐसे और इस नीचे वाली पे लगेगा ऐसा आगे। आप ये समझ पा रहे होंगे कि द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लेयर, देयर आर टू टाइप, एक तो इधर भी लग रहा है और एक इधर भी लग रहा है। ऊपर वाली लेयर उस पे आगे फ्रिक्शन लगा रही है, नीचे वाली लेयर उस पे पीछे फ्रिक्शन लगा रही है ना। तो इस टाइप से आपका फ्रिक्शन जो है वो लग रहा है। अब अगर ये लेयर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है इस वक्त, अरे ये क्या हो गया भाई, अगर ये लेयर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो आप कह सकते हैं कि भाई फ्रिक्शन जो लगेगा आपका आगे जितना होगा पीछे भी उतना ही होगा, आगे जितना फ्रिक्शन होगा पीछे भी उतना ही फ्रिक्शन होगा। तो ये जो फ्रिक्शन दिया जाता है, ये फ्रिक्शन इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वेलोसिटी ग्रेडियंट। जितना ज्यादा रिलेटिव वेलोसिटी होगी उतना ही तेज फ्रिक्शन लगेगा। ये होने में नॉर्मल जो फ्रिक्शन हम पढ़ते थे उससे बिल्कुल अलग है। भाई हम जानते हैं अगर एक सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो चाहे वो 1 मीटर पर सेकंड से जाए, 2 से जाए, 3 से जाए, 4 से जाए, 5 से जाए, 6 से जाए, कितनी ही वेलोसिटी से जाए, फ्रिक्शन जो लगेगा वो तो म्यू एन लगेगा, म्यू के एन लगेगा। तो बस ये इससे मतलब है कि रिलेटिव वेलोसिटी है कि नहीं, कितनी ज्यादा रिलेटिव वेलोसिटी है उससे उसको मतलब नहीं है। लेकिन यहां पर हमको दिख रहा है कि जो ये चेंज इन वेलोसिटी, जितना ज्यादा तेज चल रही होगी ऊपर वाली लेयर उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। साथ ही साथ अब ये डिपेंड करता है कि आपने जो लेयर ली है वो लेयर कितनी ले रहे हो। आप कितनी ही बड़ी लेयर ले सकते हो। तो अगर आप ए एरिया कंसीडर कर रहे हो किसी लेयर का, तो उस ए एरिया पे लगने वाला फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑल्सो। उस ए एरिया पे लगने वाला फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑल्सो। ये क्या है? दिस इज एरिया ऑफ द लेयर। एरिया ऑफ लेयर, एरिया पे भी ये डिपेंड करेगा। जस्ट अ मिनट। तो ये जो फोर्स है वो एरिया पे भी डिपेंड करेगा। तो ये वापस से जो हम जिस फ्रिक्शन को हम जानते हैं उस फ्रिक्शन से बिल्कुल अलग रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि वो फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता था साहब, लेकिन यहां पे ये एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। तो दिस फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज्यादा एरिया लोगे आप उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन उस पर लग रहा होगा। ठीक है। और यहां जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं थीटा। एन की टांग जो है ना उसको लंबी कर दो, क्या बोलते हैं इसको? ईटा। ईटा, ईटा ए डी वी बाय डी वाई। ये जो है आपका फॉर्मूला आ जाता है फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू लेयर। ईटा ए डीवी बाई डी वाई। अब तुम कहोगे ये ईटा क्या है साहब? ईटा इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या है ये? इट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा लगेगा। और यही चीज डिसाइड करती है कि वो लिक्विड किस तरीके से फ्लो करेगा। जैसे अगर मैं पानी की बात करूं और वही मैं बात करूं सॉस की, है ना, सॉस। तो पानी की बॉटल से तुम पानी पीते हो या पानी निकालते हो, खट से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत कम होने की वजह से लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन बड़े आराम से होता है। लेकिन वहीं जब आप बात करते हो सॉस की, तो सॉस को बॉटल उल्टी करने पर भी वो ढंग से नहीं निकल पाता है, आराम रुकना पड़ता है अपने को, धीरे 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 निकलने लगता है। क्यों? बिकॉज इट इज वेरी थिक और यू कैन से उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। तो जहां भी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो रिलेटिव मोशन को अच्छे खासे से अपोज कर पाएगा वो। ये बात आपको समझ के चलनी है। दिस इज व्हाट दिस इज आपका फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू ईटा ए डीवी बाय डी वाई। ठीक है। अगर मैं यहां कहता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं कहता हूं कि ये लेयर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी, इफ दिस लेयर इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देन इसका मतलब ये हो गया कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो। ध्यान से सुनना,
If this layer is moving with a constant velocity, it means acceleration of this layer is zero. Acceleration zero मतलब net force zero, मतलब जितना फ्रिक्शन पीछे लगा उतना ही फ्रिक्शन आगे, है ना। तो यहां से आप ऐसा हर लेयर के लिए बोलेंगे कि ये फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू ये, तो इस हिसाब से फिर ये तो एक्शन रिएक्शन है ही, फिर ये भी इज इक्वल्स टू ये, तो हर जगह पर जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो सेम ही लग रहा होगा. सो दिस फ्रिक्शन इज एक्चुअली इक्वल फॉर एवरी लेयर. भाई ध्यान से सुनना, ये दोनों तो इक्वल होंगे ही होंगे, नो डाउट, एक्शन रिएक्शन, लेकिन ये इसके इक्वल भी है और ये दोनों भी इक्वल है. फिर ऐसा कह सकते हो ये और ये भी इक्वल है, ये और ये भी इक्वल है. यही लॉजिक हर जगह लगा सकते हैं, तो आपको हर जगह फ्रिक्शन जो है वो सेम मिलेगा. तो अगर लेयर्स कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो आप इसको कांस्टेंट कह सकते हो. थीटा आपका कांस्टेंट है ही, ए आपका कांस्टेंट है ही, तो आपका डीवी बाई डी वाई भी कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. आई क्या बात समझ में? अगर आप ऐसा कहते हो कि इफ डीवी बाई डी वाई इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, डीवी बाई डी वाई इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, कब होगा कांस्टेंट वो मैंने बता दिया, व्हेन द लेयर्स आर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. डीवी बाई डी वाई भी आपका एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाएगा. लेयर्स आर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, आप ऐसा कह सकते हैं, है ना. तो आपका डीवी बाई डी वाई भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा. तो डीवी बाई डी वाई अगर कांस्टेंट है तो अब थोड़ी सी और गौर फरमाने वाली बात है कि हम कह रहे हैं कि भैया जो सबसे लोवेस्ट लेयर है उसकी वेलोसिटी तो है जीरो, क्योंकि वो उस सरफेस के कांटेक्ट में है, नो डाउट, बिल्कुल सही बात है. आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो आपको पता लग रहा है कि सबसे तेज सबसे ऊपर वाली लेयर चल रही है, फिर ये और कम, फिर ये और कम. मतलब आप कुछ ऐसा बना सकते हो, यहां पर वेलोसिटी जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो वेलोसिटी बढ़ते जा रही है. वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, बढ़ते जा रही है. इसकी वेलोसिटी को यदि मैं कहता हूं v नॉट, और ये तो आपके पास जीरो है ही, और इसको मैं कहता हूं मान लो कुछ h, ध्यान से सुनिएगा, dv बाई dz को अगर मैं कांस्टेंट कह ही दे रहा हूं तो आप लिख सकते हो dv इज इक्वल्स टू दैट कांस्टेंट इनटू dy, है कि नहीं. मैंने कर दिया इंटीग्रेट. तो जब y की वैल्यू जीरो है एकदम लोवेस्ट पोजीशन पे, तो वेलोसिटी कितनी है, जीरो. और जब y की वैल्यू h है तो वहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई है, v नॉट. यहां से जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो 1 का इंटीग्रेशन आएगा v, लिमिट लगेगी v नॉट से जीरो, तो ये आ जाएगा v नॉट. यहां कांस्टेंट बाहर ही आ जाएगा, इधर भी 1 का इंटीग्रेशन आएगा y, और लिमिट लगेगी जीरो से h, ये भी अपने पास h आ जाएगा. ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कि dv बाई dy के इक्वल भी है, वो आपके पास v नॉट बाई h भी आ जाएगी. तो आप ये ध्यान रखें, अगर आपके पास लेयर्स की वेलोसिटी कांस्टेंट दी जाती है तो आप यहां क्या कह सकते हैं, या वेलोसिटी ग्रेडियंट आपका एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो आप यहां क्या कह सकते हैं, या वेलोसिटी आपकी लीनियरली वेरी कर रही है तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि दिस वेलोसिटी ग्रेडियंट इज टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी और बॉटम मोस्ट लेयर की वेलोसिटी का डिफरेंस, दैट इज v नॉट माइनस, देखो इसको आप लिख सकते हो डेल्टा v बाय डेल्टा y. सिंपल सी बात, भाषा में ये बात, dv बाई dy को मैं डेल्टा v बाई डेल्टा y लिख सकता हूं. तो डेल्टा v इज v नॉट माइनस जीरो अपॉन डेल्टा y इज h माइनस जीरो, तो ये v नॉट बाय h आ जाएगा. इस तरीके से ये अपना जो है एक रिजल्ट आया, और dv बाई dy किस तरीके से निकाला जाएगा वो मैंने समझाया. अब बात आती है यूनिट ऑफ दिस ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी यूनिट किस पे डिपेंड करेगा. तो साफ साफ पता लगता है कि यार टाइप ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लिक्विड एज वेल एज टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड. ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा. अब बात यहां पर ये आती है क्या कि अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूं तो भाई साहब ये क्या हो गया अपने पास, न्यूटन. ये क्या लिखा हुआ है, मीटर स्क्वायर. ये क्या लिखा हुआ है, मीटर पर सेकंड और अपॉन मीटर. तो इधर थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार इसकी यूनिट क्या होगी. ठीक है, तो यूनिट शायद यार नीचे कहीं आजू बाजू कहीं ना कहीं तो मैंने लिखी होगी, हाँ इधर लिखी है ना, तो इसको
ठीक है, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यूनिट अगर आप निकालना चाहते हैं तो बड़े आसानी से वो भी निकल जाएगी। भाई हम क्या कह रहे हैं कि जो विस्कस फोर्स आ रहा है वो आ रहा है ईटा ए dv बाय dy। तो इसकी यूनिट क्या बोलेंगे हम? न्यूटन। न्यूटन क्या होता है भाई? न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ जाता है अपने पास? मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड, और dy अपना 1 मीटर, तो ये जो कटा उसको काट दिया। अब 1 मीटर से 1 मीटर काट दो और 1 सेकेंड से 1 सेकेंड काट दो, तो ईटा की जो यूनिट आई साफ साफ यहां से हमको दिख रहा है कि इट इज केजी पर मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यूनिट जो आ रही है वो साफ साफ यहां से अपने को पता लग जा रहा है। यूनिट ऑफ ईटा इज केजी, ठीक है, मीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। बाकी न्यूटन के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो न्यूटन के टर्म्स में लिख दो, जैसा लिखना चाहो वैसे तुम्हारी पसंद, है ना। अब न्यूटन के टर्म्स में कैसे लिखते हैं? ये न्यूटन, ये मीटर से मीटर गया और एक 1 मीटर से 1 मीटर गया तो मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे अपने पास क्या आ जा रहा है? सेकेंड। वो न्यूटन इंटू सेकेंड और मीटर का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो कह रहा है इन एसआई द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकंड मीटर की पावर -2 या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेकापॉइस। इसको क्या बोलते हैं? डेकापॉइस। 1 डेकापॉइस। ये इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन याद रखना है प्लीज। रिलेशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार यूनिट जो है पॉइस में दी गई होती है। तो 1 एसआई में 1 मतलब इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट कितना आ रहा है? न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल्स टू 1 डेकापॉइस। न्यूटन को अगर आप डाइन में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर 5 डाइन। मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा। आपके पास जो कहानी यहां से दिख रही है तो 10 की पावर 5 और 10 की पावर -4, ये 10 बनेगा, तो 10 डाइन ये चीज, ये बन रहा है 10 पॉइस, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये पॉइस जो है एक तरीके से, पॉइस की जब हम बात करें तो पॉइस इज द सीजीएस यूनिट। पॉइस जो है वो क्या है? पॉइस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो 1 डेकापॉइस इज 1 एसआई। तो 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज 1 डेकापॉइस। 10 पॉइस होंगे। डेका का मतलब होता है 10, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि 1 न्यूटन सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर में 10 पॉइस है, ये आपको याद रखना है। तो कभी अगर आपको कहता है कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मान लो आपको दी गई है 5 पॉइस या मान लो 15 पॉइस, और इसको कन्वर्ट करना है एसआई में, तो आप समझ जाओ किससे डिवाइड करना होगा आपको इसको 10 से डिवाइड करना होगा, तब जाके ये इसमें कन्वर्ट होगा। ये इंपॉर्टेंट है यूनिट, इसलिए मैंने बताई। बाकी अभी हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कुछ चीजों को देखेंगे। तो यहां पर अभी हम कुछ सवाल देख लेते हैं यार पहले। ये ना यहाँ मैंने थोड़ा सा थियरी ले रखी है, पता नहीं मैंने ये सब, तो थियरी हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि विस्कोसिटी और जो सॉलिड में हम फ्रिक्शन देखते हैं उसमें दोनों में अंतर क्या है। तो भाई विस्कोसिटी बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो, यहां एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता। विस्कोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेलोसिटी, डीवी आ रहा है, यहां वो रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। और ये वाला जो फ्रिक्शन है वो क्या करता था? वो नॉर्मल पे डिपेंड करता था, म्यू एन, म्यू के एन, म्यू एस एन, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस एन। यहां नॉर्मल से कोई लेना देना ही नहीं है, नॉर्मल हो ना हो, मतलब सॉरी नॉर्मल कितना भी हो। विस्कस ड्रैग की जब आप बात करोगे, विस्कस ड्रैग या विस्कोसिटी ही आप बोल दीजिए, या विस्कस फोर्स आप कह दीजिए, ठीक है। तो ड्रैग ना बोल करके विस्कस फोर्स लिख। विस्कस फोर्स जो आपके पास यहां पर लगेगा वो कितना आएगा? वो नॉर्मल पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया आपका।
अब हम यहाँ पे कुछ सवाल कर लेते हैं। तुम बोलोगे सर ये पेजेस क्यों छोड़ रहे हो आप? यार मैं पेज नहीं छोड़ रहा, एक्चुअली क्या था, मैंने सोचा था पहले थ्योरी सी पढ़ा दूंगा, थ्योरी हम बाद में देख लेंगे, पहले सवाल देख लेते हैं। तो इसको हाँ जी, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? अ मैन इज रोइंग अ बोट। भाई साहब एक बोट है, उसको एक मैन जो है वो रो कर रहा है, कितने वेलोसिटी से? कांस्टेंट वेलोसिटी से v0। बोट के कांटेक्ट में जो लिक्विड की लेयर होगी, वो लिक्विड की लेयर भी कितने से जा रही होगी? वो लिक्विड की लेयर भी जा रही होगी v0 से। तो आपको ये पता लग गया कि टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वो कितना है उस लिक्विड के लेयर का? वो v0 वेलोसिटी से जा रहा है, लगभग लगभग v0 होगा वेलोसिटी, थोड़ा सा वेरिएशन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर रिलेटिव मोशन तो होता है ना, हाँ तो थोड़ा बहुत तो वेरिएशन रहेगा ही रहेगा, वो हम मान के चल रहे हैं, मतलब थोड़ा सा हल्का सा चेंज रहेगा यहाँ पर। और एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द बोट इज एक्चुअली ए, और आपसे कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ईटा, द डेप्थ ऑफ रिवर इज डी, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू रो द बोट। तो भाई अगर ये बोट आगे जा रही है तो इस पे फ्रिक्शन जो है ना वो पीछे लग रहा होगा, नो डाउट, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो मुझे भी इसके ऊपर एक आगे की तरफ एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। ये वो जो चप्पू होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, जो भी वो बैम्बू स्टिक्स टाइप किसी, तो उन चप्पुओं से जब हम चलाते हैं तो एक्चुअली क्या कर रहा हूं मैं, वो बोट जब मैं चला रहा हूं, ठीक है, तो मैं ऐसा धक्का देके वो चप्पू जो है वो पानी को पीछे धक्का दे रहा है और मुझे रिएक्शन आगे मिल रहा है, ये फोर्स, तो ये फोर्स कैलकुलेट करना है। तो मेरे भाई अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो आपको समझ में आना चाहिए दिस एक्सटर्नल फोर्स इज एक्चुअली इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन, and this friction is equals to eta a dv by dy। eta हमें eta दिया गया है, a हमें a दिया गया है, dv by dy कैसे निकालोगे? इन दोनों लेयर्स के बीच का वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो हम कांस्टेंट ही मान के चलेंगे, तो हम क्या कहेंगे, हमको पता है कि टॉप मोस्ट लेयर, बताया था ना अभी, dv by dy इज v नॉट by d, तो बस निपटा दो, खत्म। v नॉट by d कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, तो dv बाई dy जो है आपका ऐसा कांस्टेंट मान के चलेंगे और काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, सीधी सीधी अपने को ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये फोर्स, कुछ खास नहीं किया, बस dv बाई dy की वैल्यू डाल दी, कैसे निकाली वो पहले ही बता चुका हूं। ये और ये कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो ये वाला, ये नदी में पानी या किसी तालाब में पानी था, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि भैया ये ऐसा बह रहा है, तो इसकी वेलोसिटी जीरो और इसकी मैक्सिमम कुछ भी, तो ऐसा आगे जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बात करते हैं यहां अगले सवाल की। अगले सवाल में क्या कहा गया है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन है, और इस इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड करता हुआ आ रहा है, लेकिन इधर एक थोड़ा सा ग्रीस लगा दिया है हमने, ब्लॉक और इस इंक्लाइन प्लेन के बीच में थोड़ा ग्रीस की लेयर है, ल्यूब्रिकेंट लगा दिया है। उस ल्यूब्रिकेंट का ईटा दिया हुआ है, पॉइज में दिया हुआ है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दी गई है। फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द लेयर, इस लेयर की थिकनेस आपको बतानी है। तो ये थिकनेस है, ये कितनी आएगी? अगेन वेरी सिंपल, ये अगर 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो इस ल्यूब्रिकेंट का जो टॉप मोस्ट लेयर है वो ब्लॉक के कांटेक्ट में है, तो वो भी 10 से जा रहा होगा, और बॉटम मोस्ट लेयर इस इंक्लाइन प्लेन के कांटेक्ट में है, तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। अगर मैं आपसे यहां से dv बाय dy निकालने को कहता हूं, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो और इसकी वेलोसिटी कितनी 10, तो आ जाएगा वो v बाई टी, dv अपॉन dy, dy कितना है t, द थिकनेस इज व्हाट t, ये मुझे t निकालना है, v तो मुझे पता है। और फिर दूसरी बात कि जो ये 20 kg का जो ब्लॉक है, तो इस 20 kg के ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है mg साइन 37, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो फ्रिक्शन भी कितना लग रहा होगा? फ्रिक्शन भी आपका mg साइन 37 ही लग रहा होगा। तो आप लिख सकते हैं दिस फ्रिक्शन विच इज एक्चुअली ड्यू टू विस्कोसिटी, ल्यूब्रिकेंट की वजह से फ्रिक्शन लगेगा, वो सरफेस पे नहीं घिस रहा है, वो ल्यूब्रिकेंट पे चल रहा है, तो ल्यूब्रिकेंट इसको फ्रिक्शन लगाएगा इतना, और ये आ जाएगा अपना mg साइन 37। और ये फ्रिक्शन जो है उसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि ईटा ए p बाय dy,
जो आ रहा है अपने पास किसके इक्वल, mg sin 37 के। क्लियर है ये बात। अब यहां पे हम क्या कहने जा रहे हैं, अब हम यहां पे कहने जा रहे हैं कि जो वैल्यूज है वो रख दो भाई पॉइस, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -2 एरिया, तो क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ 2 मीटर, तो बेस एरिया जो कांटेक्ट एरिया आएगा वो कितना आएगा 2 × 2 4 मीटर स्क्वायर, dv बाई dy वो आ जाएगा v बाई टी, v कितना है अपना, v है 10 बाई टी, ये लिख दिया 10 बाई टी थिकनेस, m है अपना 20 और साइन 37 आ जाएगा 3/5, यहां से ये 40 से ये 40 कट गया और t की जो वैल्यू आएगी वो हमारी यहां से कुछ निकल के आ जा रही है कितनी, 1/3 इंटू 10 की पावर माइनस मीटर, मतलब 1/3 सेंटीमीटर आ जा रही है। तो यहां से बड़ी आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, वो थिकनेस निकाल सकते हो। तो इस तरीके से ये चीजें जो है यहाँ पर सॉल्व की जाएंगी। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें कहीं कुछ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब थोड़े से थियरी पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स एडजेसेंट लेयर, उसी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है, वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन लग रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी सीन इन द फॉलोइंग एग्जांपल, जैसे कि कह रहा है कि एक स्टर्ड लिक्विड व्हेन लेफ्ट कम्स टू रेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ विस्कोसिटी। भाई आपने मान लो एक लिक्विड को ऐसा घुमाया, स्टेयर किया, है ना, उसके बाद क्या होगा, उसको छोड़ दिया तो अपने आप रुक जाता है, बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी, रिलेटिव मोशन है। If we pour water and honey in separate funnel, water comes out readily from the hole in the funnel while honey takes enough time। वही पानी और सॉस वाली बात, हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है। We walk fast in air but not in water। तो कभी तुमने देखा हो कि पानी में जब तुम उतर जाते हो, मान लो स्विमिंग पूल में हो, इतना पानी भरा है और फिर तुम चल रहे हो, तो चलने की कोशिश करते हो तो क्या होता है, बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पाते, है ना, काफी थकान महसूस होती है। क्यों, क्योंकि जब आप चल रहे हो तो उसको विस्कोसिटी आपको पीछे तरफ लग रही है, फ्रिक्शन लगेगा, है ना। फिर द क्लाउड पार्टिकल्स फॉल डाउन वेरी स्लोली बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी ऑफ एयर। तो ये जो कहानी है ना, ये स्लोली गिरने का, इसको अभी हम लास्ट में देखेंगे जब टर्मिनल वेलोसिटी की बात करेंगे। तो इस एग्जांपल को मैं अभी छोड़ रहा हूँ, फालतू में यहाँ टाइम वेस्ट करने से अच्छा है वहीं पे समझा दूं। पैराशूट वाली कहानी भी वहीं पे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इस चौथे पॉइंट को अभी के लिए मैं छोड़ देता हूं। फिर यहाँ एक और पॉइंट है जो रेनॉल्ड्स नंबर करके एक क्वांटिटी रहती है, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो हमने जो है एक टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़े थे कि टर्बुलेंट फ्लो, लेमिनार फ्लो, ठीक है। तो क्या होता है कि एक वेलोसिटी होती है जिसके बाद वो जो फ्लो है वो लेमिनार से टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है, या स्ट्रीमलाइन फ्लो से वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। उस वेलोसिटी को कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। जैसे अगर तुमने देखा होगा कि वो नल है, नल से पानी निकल रहा है, तो उसको थोड़ा सा खोलते हो तब तो बड़ी एकदम स्मूथ धार बनती है, लेकिन जैसे ही तुम उसको थोड़ा सा ज्यादा खोलते हो तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के बाद वो टर्बुलेंट सा फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो उस वेलोसिटी को कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या कह रहा है, इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ ट्यूब मूव्स along the same path, okay, the flow of liquid is called streamline. This occurs only when the velocity of flow of liquid is below a certain limiting value which we call as critical velocity. तो लैमिनार फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो कब तक मेंटेन रहेगा, जब तक उस ट्यूब की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के नीचे है। क्रिटिकल वेलोसिटी को अचीव करते ही टर्बुलेंट फ्लो स्टार्ट होने लग जाएगा। तो when the velocity of flow exceed the critical velocity, the flow is no longer streamlined। मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस करते ही वो टर्बुलेंट हो जाएगा। अब मतलब ये वो लिमिटिंग केस हो गया। आप ये भी बोल सकते हो क्रिटिकल वेलोसिटी ही वो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिसपे स्ट्रीमलाइन फ्लो मेंटेन है, या क्रिटिकल वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी जिसके बाद वो टर्बुलेंट हो गया, ये लिमिटिंग केस आ जाएगा। तो टर्बुलेंट बन गया। इन दिस टाइप ऑफ फ्लो द मोशन ऑफ लिक्विड बिकम्स जिगजैग, ये समझा दिया था पिछले ही। और एडी करंट्स डेवलप हो जाते हैं। एडी करंट मतलब देखा होगा ना, पानी में जो नदी बह रही है तो उसमें भंवर से बनने लग जाते हैं, एक ही जगह पर पानी घूमने लग जाएगा। तो काफी टाइप का, मतलब हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बड़ा ही अजीब गरीब टाइप का मोशन होगा। तो यहां पर रेनॉल्ड्स जो थे उन्होंने क्या किया, रेनॉल्ड्स प्रूव्ड दैट द क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर अ लिक्विड, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला इन्होंने निकाला, फॉर अ लिक्विड फ्लोइंग इन ट्यूब इज, तो क्रिटिकल वेलोसिटी जो रहेगी किसी ट्यूब के अंदर वो आ रही है k
eta by और rho r, where rho is the density, eta is viscosity, वही coefficient of viscosity, r is the radius of tube और k जो है उसी को बोलते हैं हम रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर या रेनॉल्ड्स नंबर इसको बोलते हैं k। क्या होता है, whose value for a narrow tube and for water 1000 रहती है। अलग अलग केस में ये वैल्यू अलग अलग रहेगी। तो एक पतली ट्यूब और उसमें पानी अगर बह रहा है तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या रहेगा आपका 1000। तो आप बड़ी आसानी से क्रिटिकल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो अगर कभी आपको क्रिटिकल वेलोसिटी निकालने को कहता है तो उसमें वो आपको क्या क्या गिवन रखेगा, वो आपको रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू देगा, ईटा की वैल्यू देगा, रो देगा, आर देगा, तब जाके आप क्रिटिकल वेलोसिटी बता सकते हो। वो वेलोसिटी जिसके बाद फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो when the velocity of flow of liquid is less than critical velocity, then flow of liquid is controlled by viscosity. The density has no effect on it. But when the velocity of the flow is larger than critical velocity, then the flow is mainly governed by density, the effect of viscosity becoming less important. क्योंकि यार इस बात को समझो, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए वैलिड है। तो लेयर्स के फॉर्म में जब लिक्विड फ्लो होगा तभी तो विस्कोसिटी या फ्रिक्शन वहां पे गवर्न करेगा या कंट्रोल करेगा उस मोशन को। अब टर्बुलेंट फ्लो में तो लेयर टाइप में मोशन हो ही नहीं रहा, कोई पार्टिकल किधर घुस रहा है, कोई पार्टिकल किधर घुस रहा है, तो वहां पर विस्कोसिटी फिर असर नहीं डालेगी। फिर वहां पे असर कौन डालेगा, डेंसिटी। फिर हम कहेंगे कि लिक्विड कितना थिक है, लिक्विड कितना थिक है वो डिसाइड करेगा वहां पर एक तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स को या उस लिक्विड के फ्लो को। आई बात समझ में? तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो ध्यान रखना, इट इज ओनली वैलिड फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, अब ये मैं पहले ही निपटा चुका हूं ये, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं ना। ये हमने पढ़ लिया है भाई, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, तो बताने की जरूरत मुझे अब है नहीं। डिफरेंस हमने देख लिए विस्कोसिटी और फ्रिक्शन में, तो सिमिलैरिटीज भी देख लेते हैं। तो क्या है सिमिलरिटीज, बोथ अपोजेस रिलेटिव मोशन, सही बात है। ठीक है, वेयरएज विस्कोसिटी, अच्छा तो यहां पर क्या बोले, whereas viscosity opposes the relative motion between the two adjacent liquid layers, solid friction opposes the relative motion between the two solid layers। बेसिकली दोनों क्या कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन को ही अपोज कर रहे हैं। both comes into play whenever there is relative motion between the layers of liquid or solid surface। ओके, या फिर आप कह सकते हो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर। मतलब अगर दो ब्लॉक एक दूसरे पे सिर्फ रखे हुए हैं तब कोई विस्कोसिटी नहीं लगेगी। इसी तरीके से कंटेनर में पानी पड़ा हुआ है, कोई विस्कोसिटी नहीं लगेगी। या तो टेंडेंसी होगी मोशन की, रिलेटिव मोशन की, या रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तभी विस्कोसिटी या फ्रिक्शन जो है वो लगेगा। बोथ आर ड्यू टू मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो अगेन विस्कोसिटी है किस वजह से, मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही विस्कोसिटी है, और फ्रिक्शन की भी वजह वही है। अब कुछ एप्लीकेशन आपको बताई गई है विस्कोसिटी की। तो क्या बोल रहा है, एज द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड वेरीज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ जो है विस्कोसिटी बदलती रहती है। टेम्परेचर वाला भी स्लाइड यार मैंने कहीं गायब कर दिया है, बता दिया है ना कहीं, तो कहीं ना कहीं तो उल्टा पुल्टा कैसे बना, बोले सर आप हो ही उल्टे। पहले ये बात कर लेते फिर इसकी बात। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, तो विस्कोसिटी जो है वो कम होगी। ठीक है, अब मान लो आपने ल्यूब्रिकेंट यूज किया, तो ल्यूब्रिकेंट का काम क्या होता है कि वो फ्रिक्शन, जो मान लो जैसे पिस्टन मूव कर रहा है किसी सिलेंडर में, ऊपर नीचे मूव कर रहा है, तो मशीन में जो वियर एंड टीयर जो होगा है ना, जो आपस में वो रगड़ खाने से डैमेज हो सकता है, उस डैमेज को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए हम ल्यूब्रिकेंट का यूज करेंगे। तो ल्यूब्रिकेंट क्या करेगा, थोड़ा सा फ्रिक्शन को कम कर देगा, अच्छा खासा कम कर देगा, है ना। ग्रीस जैसे होता है ल्यूब्रिकेंट, तो बिल्कुल एकदम चिकना कर देगा वो सरफेस को। लेकिन आप जानते हो कि विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड में वेरी विद टेम्परेचर, सो प्रॉपर चॉइस ऑफ ल्यूब्रिकेंट इज मेड डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। भैया वो जो है सीजन के हिसाब से आपको ल्यूब्रिकेंट चूज करना पड़ेगा। पता लगे आपने गर्मियों में कुछ ऐसा ल्यूब्रिकेंट डाल दिया और मान लो मशीन में भी हीट तो प्रोड्यूस होगी ही होगी, तो इतनी हीट प्रोड्यूस हो गई है
कि वो अपने टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, वो तो अच्छा ही रहेगा। खैर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अगर कम होता है तो अच्छा होता है। तो मान लो सर्दी की बात है, सर्दी की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर अगर मैं कम करूंगा तो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, और फ्रिक्शन अगर बढ़ गया तो वो तो मोशन को रोकेगा। तो फिर चूज करना पड़ेगा आपको कि किस टाइप का आप जो है मटेरियल या किस टाइप का आप लिक्विड जो है यूज कर रहे हैं, किसके लिए, ल्यूब्रिकेंट, एज अ ल्यूब्रिकेंट यूज करने के लिए। लिक्विड ऑफ हाई विस्कोसिटी आर यूज्ड इन शॉक एब्जॉर्बर एंड बफर्स एट रेलवे स्टेशन। आपने देखा होगा भाई वो, है ना, कि मतलब कुछ इस टाइप से, जैसे जो रेल के जो डब्बे होते हैं ना, उनमें भी आपने देखा होगा यहाँ से कुछ इस टाइप की चीजें रहती हैं, है कभी तो ये ऐसा जुड़ जाते हैं, और ये ऐसा पिस्टन की जैसे वो कंप्रेस होते हैं। तो उसमें और कुछ नहीं होता, उसमें हाई विस्कोसिटी वाले लिक्विड भरे रहते हैं अंदर। इससे क्या होगा कि वो जब वो अंदर पिचकना चाहेगा तो रिलेटिव मोशन वो क्या करेगा, वो रोकता है ना। वो शॉक अब्जॉर्वर्स के तौर पे यहाँ पे वो काम में आता है। यार आजकल तो थोड़ा सा स्प्रिंग वाली चीजें यूज होने लग गई है, पहले यूज किए जाते थे। पहले की बाइक्स में अगर तुम देखोगे तो वो जो आजकल तो मतलब एयर फिल्ड पिस्टन्स यूज होते हैं, पहले वो ल्यूब्रिकेंट वाले जो है शॉक एब्जॉर्वर्स यूज होते थे। अगर तुमने कभी देखा हो वो खराब हो जाते थे, वो लिक्विड लीक कर जाता था, वो ल्यूब्रिकेंट जो है वो बाहर निकल जाता था, तो शॉक एब्जॉर्वर्स खराब हो जाते थे। तुमने देखा होगा ना, वो पहले ऐसी बाइक मतलब पहले वाली बाइक्स में ऐसा देखा होगा तुमने, जैसे ऐसे पतली सी एक रॉड सी निकली रहती है, और ये जो है फिर वो ऐसा पहिए से जुड़ा हुआ रहता था। ये ऐसा ऐसा अंदर जाता था, जैसे ये है तो ऐसा ऐसा अंदर जाता था। ये जो रॉड इसके अंदर जा रही है तो ये ऐसा ऐसा मूव कर रही है, तो अंदर ल्यूब्रिकेंट भरा रहता था, जिससे कि वो बढ़िया से स्लाइड करते हुए जाए, है ना, और मोशन में एकदम से झटका ना लगे, स्मूथली सारा काम हो, अच्छे से वो एब्जॉर्ब करे। तो लिक्विड थोड़ा कंप्रेस भी होता था और उसमें विस्कोसिटी भी होती थी। वो लिक्विड अगर लीक कर जाएगा तो फिर वो स्मूथनेस नहीं रहेगी। तो फिर वो देखा होगा ना, वो ब्रेक लगाते ही शॉकर्स जो है वो चू चू की आवाज करते थे एकदम से, है ना, अजीब सी आवाजें आती थी पुरानी बाइक्स में। अब तो खैर स्प्रिंग्स यूज होती हैं या एयर फिल्ड पिस्टन्स यूज होते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है। फिर है अपने पास कि भाई फिनोमेना ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर एंड लिक्विड इज यूज्ड टू डैम्प द मोशन ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट। पर डैम्पिंग की, जैसे डैम्पिंग के लिए भी आप इसको यहां पर यूज कर सकते हो। डैम्पिंग में कैसे भाई, अगर जैसे पेंडुलम है उसको हवा में झुलाओगे तो क्या होगा, अच्छा खासा झूला झूलेगा। लेकिन अगर किसी लिक्विड में झुलाने की कोशिश करोगे तो डैम्पिंग बढ़ जाएगी, तो यहीं से छोड़ने पर ही रुक जाएगा, ऐसा ऑसिलेट ही नहीं करेगा। जहां हमें डैम्पिंग को बढ़ाना है वहां पर आप लिक्विड्स को इंट्रोड्यूस करके, है ना, क्या कर सकते हो, आप विस्कोसिटी बढ़ा सकते हो और डैम्पिंग को और ज्यादा बढ़ा सकते हो, उसको मोशन को और जल्दी रोक सकते हो। It finds an important use in the circulation of blood through the arteries and veins of the human body, है ना। तो अभी तुमने देखा ही होगा कोरोना केसेस में जो भी था, मतलब कोरोना की वजह से भी आर्टरीज ब्लॉक हो रही थी, है ना, या फिर कईयों को भाई वो जो वैक्सीन लग रही थी उसी से कईयों को जो है मतलब ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी कि नहीं हो रही थी, है ना। तो वो जो भी वजह थी उसके पीछे कि भाई कईयों का, क्योंकि एक तरीके से वैक्सीन में भी क्या है, वो डेड वायरस ही था कोरोना का, है ना। तो बॉडी मरे हुए वायरस को जो है एक्ट करती थी, लड़ती थी और एंटीबॉडीज बनाती थी। तो उस चक्कर में कई बार इफेक्ट जो आता थे उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते थे, मतलब इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन वहां पे ब्लड क्लॉटिंग जमना, है ना, ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स थे। तो उसमें क्या किया जा रहा था, बोला जा रहा था कि भाई जिनको अगर ये ज्यादा दिक्कत है या ब्लड के फ्लो में दिक्कत आ रही है, हार्ट के ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो रही है, या किसी को हार्ट अटैक भी आता है, तो गोलियां दे देते हैं, तुमने देखा होगा, खून पतला करने की। तो क्या होगा कि खून अगर थोड़ा सा थिक सा हो गया है, या फिर मान लो किसी की आर्टरीज ब्लॉक हो गई है, उसमें फैट अंदर जाके जम गया है, तो भाई अब वहां से ब्लड को फ्लो होने में तकलीफ होगी, क्योंकि ब्लड थोड़ा सा थिक है। क्या जाता है, उसको गोलियां देने लग जाता है खून को पतला करने की, ठीक है। तो खून की या ब्लड की विस्कोसिटी पे वो गोलियां असर डालती हैं, है ना। वो ब्लड में जाके वो गोलियों के जो भी होती होंगी वो जाके फ्लो होता होगा, मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है, विस्कोसिटी को कम किया जाता है। विस्कोसिटी कम होने से क्या होगा कि अगर आर्टरीज, अभी वो आर्टरीज ही बोलते हैं, कुछ भी बोलते हो, मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मेन चीज ये है कि अगर वो ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉक चीज से भी वो जो है खून बड़े आसानी से बह जाएगा, है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी करी जाती है ना। और कईयों को ये भी बोला गया था कि भाई अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वैक्सीनेशन के बाद ये दवाइयां लें, ठीक।
चलिए, तो अब एक और सवाल देखते हैं। एक और सवाल यहां पर देखा जाए। इस सवाल में क्या कहा गया? इस सवाल में कहा गया कि इन द गिवन फिगर a force of 2 kg 2 न्यूटन is required to maintain the constant velocity of the plate। एक प्लेट है और ऑब्वियसली ये एक लिक्विड लेयर में है, ऐसा कुछ। ये थिकनेस है अपनी कितनी? 2 सेंटीमीटर की, और 2 न्यूटन का फोर्स इसको चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। एक मिनट, यहां पर जो है हमको U की वैल्यू भी तो गिवन होनी चाहिए, है ना? आपको यहां पे वेलोसिटी दी गई है C1y प्लस C2। y है ये वाली चीज। आपसे यहां पे पूछा कि C1 और C2 की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट था। तो वेलोसिटी जो है वो y का फंक्शन आपको दिख रहा है कि भाई यहां से 0 है वेलोसिटी, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, और ऊपर ही ऊपर सबसे वो टॉप में वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ C1 और C2 की वैल्यू आखिरकार होगी तो क्या होगी। इस सवाल में C1 और C2 निकालना है आपको। U एज अ फंक्शन ऑफ y आपको दिया गया है, लीनियरली वो वेरी कर रहा है, तो आपको ये बताना है बड़े ही आसानी से। सबसे पहली चीज तो आप ये जानते ही हो कि y की वैल्यू अगर आप 0 डालोगे तो 0 पे वेलोसिटी क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। y की वैल्यू जब आप 0 डालते हो एट y इक्वल्स टू 0, भी आपका 0 होना चाहिए, तो u तो आपका 0 है ही। C1 इंटू 0 प्लस C2, तो यहां से C2 आ जाएगा 0। C2 आपका 0 आना ही आना ही। ये तो वैसे ही फिर अपना ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, एलिमिनेशन से हम निकाल लेंगे कि यहाँ पे C करेक्ट आंसर है। लेकिन फिर भी C1 200 कैसे निकालेंगे? तो C2 अपना कितना आ गया? 0। अब C1 जो है वो 200 कैसे निकालेंगे? तो आप इस बात को समझें कि अगर इस प्लेट को मैं मूव करवा रहा हूं 2 न्यूटन का फोर्स लगा के, तो इस पे क्या लग रहा होगा? इस पे फ्रिक्शन लग रहा होगा इस तरफ, और वो फ्रिक्शन लगेगा कितना? ईटा ए डी वी बाई डी वाई। या दूसरे शब्दों में इस dv बाई डी वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर इस प्लेट की वेलोसिटी कुछ v है, ईटा ए v बाय दिस d, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई अगर ये प्लेट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो इस पे 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो मेरा फ्रिक्शन आना चाहिए ईटा ए वी बाई डी, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट? 2। ईटा कितना दिया हुआ है? ईटा दिया हुआ है 10 की पावर माइनस 2, ये दिया हुआ है 10 की पावर माइनस 2। एरिया आपको दिया गया प्लेट का 1 मीटर स्क्वायर। बी हमें नहीं पता, बी हमें पता है 2 सेंटीमीटर, तो इसको ऐसा कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये ऊपर भेज दिया, तो ये 100 से ये 100 हट गया, तो माइनस 2, और इधर आ रहा है 2, तो v कितना आ जाएगा अपने पास? v आ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। यहां से मुझे पता लग रहा है कि टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। 4 मीटर पर सेकेंड अगर टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है, तो बड़े आसानी से मैं क्या कह सकता हूं भाई, u हमने लिखा है C1 y प्लस C2, एंड हमको यहां से पता लगा कि फॉर y इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, u इज 4 मीटर पर सेकेंड, और C2 आपका तो 0 है ही। ये सब वैल्यू रखने पर u की जगह 4, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे y कितना है? y है 2 सेंटीमीटर, तो u की जगह मैंने रखा 4, C1 y की जगह मैंने रखा 2/100, और C2 है अपना 0। C1 बड़े आसानी से अपना जो है वो कितना निकल जाएगा? 200। इस तरीके से आप यहां पर ये 200 निकाल सकते थे, वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी। यहां इसी में फिर अगला सवाल पूछा गया है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट स्पीड ऑफ द प्लेट, वो हम निकाल ही चुके हैं 4, बिना उसके तो काम हो ही नहीं रहा था वैसे। चलिए अब क्या कह रहा है, उसी क्वेश्चन में अगर आपका जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर ना होकर के पैराबोलिक हो, तो ये आपको दिया गया है कुछ इस टाइप से कि C1y स्क्वायर प्लस C2 प्लस C3, पैराबोलिक हो तो क्या होगा? तो यार ये भी बिल्कुल एकदम रद्दी सवाल है, ऑप्शन देख के एलिमिनेट हो जाएंगे। कैसे? आपको दिख रहा है कि किस टाइप का पैराबोला है? ये है अपने पास y इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर टाइप का पैराबोला, मतलब x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 0 आ रही है, दिख रहा है कि नहीं? यहां से ये आपका वेलोसिटी और x का कर्व दिया हुआ है,
क्या कर्व दिया हुआ है ये, वेलोसिटी और x का, सॉरी वेलोसिटी और y का, कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो वेलोसिटी में ये चेंज आ रहा है। तो यहां पर कैसा वेलोसिटी चेंज हो रही थी, लीनियरली चेंज हो रही थी। तो यहां पर कह रहा है आपको वो कि ये पैराबोलिकली चेंज हो रही है, कुछ ऐसे जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो अलग अलग बाय पे आपकी वेलोसिटी कुछ आपको इस टाइप की मिलती है ना। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है साफ साफ, अलग अलग वाई के लिए वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी अगर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो यहां से आप कह सकते हो कि जब y की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी 0 है, तो c3 आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। c3 जो है वो क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। और यहां अगर आप देखेंगे तो अब आपको निकालना है इधर से c2 की वैल्यू, तो c2 भी आपका क्या आ जाएगा भाई, वो 0 आ जाएगा। बचता क्या है, c1। c1 कैसे निकालेंगे, तो मैं यहां से वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल लेता हूं। वेलोसिटी ग्रेडियंट यदि मैं निकालने लगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट आ जाएगा मेरे पास 2c1y, वेलोसिटी ग्रेडियंट आ जाएगा मेरे पास 2c1y। और उसी प्लेट के लिए अगर मैं बात करूंगा, ये उसी सवाल से रिलेटेड सवाल, उस पिछले सवाल से रिलेटेड ही सवाल है, बस इतना सा है कि ये वेरिएशन अगर आपका आ जाता है तो वो जो प्लेट है आपकी, बात को समझना आप, वो प्लेट जो है आपकी, प्लेट पे हम कितना फोर्स लगा रहे थे, 2 न्यूटन, 2 न्यूटन का फोर्स में लगा रहा था। फ्रिक्शन जो है वो पीछे लग रहा था, फ्रिक्शन मेरा लगेगा ईटा ए डीवी बाई डी वाई। यहां इस बार डीवी बाई डी वाई आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। प्लेट के लिए मैं जानता हूं कि ये फोर्स इधर लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो मैं लिख सकता हूं ईटा ए डीवी बाई डी वाई, उसकी जगह मैं लिख दूंगा कितना, 2c1y, और दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 2, और यहां से ये 2 से 2 कट गया। ईटा की वैल्यू हमारी 10 की पावर -2 थी, ए जो था अपने को 1 ही दिया गया था, और y जो है वो अपने को दिया गया है 2 सेंटीमीटर। टॉप मोस्ट पॉइंट पे y की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। तो यहां से अगर अभी आप देखेंगे ये जो रिजल्ट आएगा, तो कुछ गड़बड़ नहीं, सही तो है, हाँ। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 50, ये आ जा रहा है अपने पास 5000। तो C2 की वैल्यू जो आ जा रही है, ये 1 है ना इधर, C2 कितना आ जा रहा है अपने पास, C2 आ जा रहा है 5000। बड़े आराम से आप इस रिजल्ट तक, मुझे लगा एक बार को कि यार आंसर कैसे मैच नहीं कर रहा, मतलब मैं वो 2 भूल ही गया, मुझे लगा कि आंसर तो कुछ 1000 में आ रहा है। यहां से आपका आंसर आ जाएगा 5000। इस तरीके से आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको आगे क्या कहा गया है कि द वेलोसिटी ग्रेडियंट जस्ट अबोव द प्लेट इन द प्रॉब्लम इज इक्वल्स टू, वो तो हम जानते ही हैं कि जस्ट प्लेट के पास में वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू आप c1 या तो डायरेक्ट वहां से निकाल लो या यहीं से निकाल लो, कि आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट आपके पास है 2c1y, ठीक है। तो 2c1y अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट है, c1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 5000, और y की वैल्यू आपको पता है। बड़े आसानी से आप यहां पर क्या कर सकते हैं भाई, ये आ जाएगा आपके पास 200, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। बड़े आसानी से आप ये वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। फिर आपसे पूछ रहा है द वेलोसिटी ग्रेडियंट जस्ट नियर द बॉटम बाउंड्री इज इक्वल टू, दो बार कैसे लिखें, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जस्ट नियर द बाउंड्री, नियर द बाउंड्री कितना होगा भाई, अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है कितना, 2c1y। अब 2c1y अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला आ रहा है, तो यहां से हम सीधे सीधे क्या कह सकते हैं, हम यहां से सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि इधर y की वैल्यू जैसे ही आप 0 डालोगे तो dv बाई dy क्या आ जाएगा, dv बाई dy आ जाएगा आपका 0।
उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, यहां तक कोई तकलीफ नहीं होगी। और अब हम हमारे लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं जिसको मैं कह रहा हूं स्टोक्स लॉ, और इस पे बस एक सवाल करेंगे और फिर आज के सेशन को हम समाप्त करेंगे। तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है? ये स्टोक्स लॉ ये कहता है कि यार देखो, जब भी आपके पास अगर कोई स्फीयर है, इट इज ओनली वैलिड फॉर स्फीयर, अगर कोई स्फीयर किसी मीडियम में कुछ v वेलोसिटी से चल रहा है, किसी मीडियम में कोई स्फीयर v वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसके ऊपर क्या होगा? एक विस्कस फोर्स फ्रिक्शन का लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे आप बाइक चलाते हो तो आपको पता है जितनी तेज वेलोसिटी चलाओगे उतना ही तेज फोर्स आपको महसूस होगा, लेकिन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है या जो ये विस्कस फोर्स होता है, इसका फॉर्मूला आता है 6 पाई ईटा आर वी। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये आप डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हो थोड़ा बहुत रिलेशन। ईटा हालांकि आपको जो है सॉरी पाई और 6 की वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर एंड वी, ये आप डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हैं। ठीक, तो स्टोक्स लॉ बस इतना ही है। अब कोई बोले इसमें थ्योरी लिखाओ, ये लिखाओ, वो लिखाओ, भाई कुछ नहीं है इसमें। सिंपल सी बात कि फॉर अ स्फीयर मूविंग इन अ मीडियम देयर इज अ विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हिच इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। जहां पे v क्या है? v है वेलोसिटी, v है इसकी वेलोसिटी, ठीक है। r है यहां पर रेडियस ऑफ स्फीयर, और ईटा जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ, यह है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये अपना जो है क्या आ जाता है? स्टोक्स लॉ आ जाता है। ठीक, इतनी सी बात है बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब सुनो कहानी आगे। अब हम बात करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी की। टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमने क्या कहा कि एक लिक्विड था। अब इस लिक्विड में हमने क्या किया? एक स्फीयर उठा लिया और इस स्फीयर को ड्रॉप किया, रेस्ट से रिलीज किया। मान लो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो मैं ज्यादा लेके चल रहा हूं किस लिक्विड से, या आपको मान लो गिवन है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जब मैं इसको रेस्ट से रिलीज कर रहा हूं तो उस वक्त इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? उस वक्त इस पे लग रहा है इसका mg, जो कि आ जाएगा इसी की डेंसिटी इसी का वॉल्यूम इंटू जी, और बायंसी जो आ जाएगा लिक्विड की डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी, क्योंकि वो पूरा डूबा हुआ है। और ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करने लग जाएगा, नो डाउट एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ आ जाएगा, और इस एक्सेलरेशन की वजह से इसकी एक वेलोसिटी भी आ जाएगी, और समय के साथ साथ ये वेलोसिटी जो होगी वो बढ़ती रहेगी। कि एक्सेलरेशन नीचे है तो वेलोसिटी भी समय के साथ साथ यहां पर बढ़ती रहेगी। क्लियर? अब बात यहां पर यह है कि वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो वेलोसिटी के आते ही यहां पर एक ड्रैग फोर्स लगने लग जाएगा, नो डाउट, है ना, मतलब विस्कस फोर्स लगने लग जाएगा, और वो विस्कस फोर्स जो है इस एक्सेलरेशन पे असर डालेगा। तो सर इनिशियली कोई विस्कस फोर्स नहीं था, क्यों होगा भाई? इनिशियली उसको रेस्ट से रिलीज किया था, तो इस वजह से कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो कोई विस्कस फोर्स नहीं था। लेकिन जैसे जैसे एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी आएगी तो एक विस्कस फोर्स लगने लगेगा, और विस्कस फोर्स लगने लगेगा तो कुल फोर्स इस पे जो लग रहा होगा, नेट फोर्स जो इस पे लग रहा होगा, वो भी चेंज हो रहा होगा, तो एक्सेलरेशन में भी चेंज आ रहा होगा। इतनी बात मेरे हिसाब से सभी को समझ में आई होगी यहां तक तो, ठीक है। कुछ देर बाद आप क्या देखेंगे? कुछ देर बाद या बहुत देर बाद आप ये देखेंगे इधर कि ये नीचे गिरते गिरते एक कांस्टेंट वेलोसिटी अक्वायर कर लेगा। अब उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं समझा, कि वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम बाद फिर वो कांस्टेंट हो जाएगी, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? बात को समझना कि मान लो इनिशियली मैंने कहा कि ये वाला फोर्स था आपका 12 न्यूटन और ये वाला फोर्स था आपका 10 न्यूटन, जो बायंसी लग रहा था, ठीक है। और इस वजह से क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज्यादा है
तो यहां पर एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की ओर होगा और वेलोसिटी बढ़ेगी। एक्सेलरेशन धीरे धीरे वेलोसिटी को बढ़ाएगा, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। मान लो, जस्ट ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 12 और 10 लेके चल रहा हूं, तो वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ी और ये मान लो आपका फोर्स हो गया 0.2, जो विस्कस फोर्स था वो हो गया वेलोसिटी की वजह से 0.2, वेलोसिटी के अपोजिट। नेट एक्सेलरेशन अभी भी है तो नीचे ही, हालांकि वैल्यू कम हो गई है क्योंकि नेट फोर्स अब थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन नेट एक्सेलरेशन है नीचे ही। वेलोसिटी और बढ़ेगी, वेलोसिटी और बढ़ेगी तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, मान लो ये हो गया 0.5। अभी भी ये वाला फोर्स कम है, ये वाला फोर्स ज्यादा है, तो क्या होगा, वेलोसिटी और बढ़ेगी। बढ़ते बढ़ते मान लो ये हो गया 1, अभी भी नेट नीचे ही है, वेलोसिटी और बढ़ेगी। और बढ़ते बढ़ते ये हो गया अभी 1.5, अभी भी नेट नीचे ही है, वेलोसिटी और बढ़ेगी। बढ़ते बढ़ते फोर्स, वेलोसिटी बढ़ रही है तो फोर्स भी बढ़ रहा है, तो ये फोर्स हो गया 2। अब जैसे ये 2 होगा तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर जाएगा। अब इस मोमेंट पर एक्सेलरेशन जो है आपका 0 हो गया, तो इस मोमेंट तक वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी, स्पीड जो है वो बढ़ती जा रही थी। इस मोमेंट पे एक्सेलरेशन 0 हो गया तो अब स्पीड नहीं बढ़ेगी और वो आगे भी नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि स्पीड नहीं बढ़ी तो फोर्स नहीं बढ़ा, फोर्स में कोई चेंज नहीं तो एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं, और इस तरीके से वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाता है। इसी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब ऐसा कहां होगा, जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही होगी और काफी टाइम से गिर रही होगी तो वहां पर टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाएगी। जैसे रेन ड्रॉप्स बहुत ऊंचाई से गिरती हैं लेकिन उनकी वेलोसिटी हम आते आते लगभग कांस्टेंट हो जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस टर्मिनल वेलोसिटी। पैराशूट से बंदा जब जंप करता है तो वो तो नीचे आ रहा होता है लेकिन फिर भी उसकी वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो पैराशूट खोलता है तो एक विस्कस ड्रैग लगता है उस पर, और एक मोमेंट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि वो विस्कस फोर्स और जो नीचे का जो नेट फोर्स है वो एक दूसरे को क्या करता है, बैलेंस कर देता है, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से उतरते हुए नीचे आता है। तो ये कहानी जो है वो आपको ध्यान रखनी है। तो अगर टर्मिनल वेलोसिटी निकालने को कहता है तो भैया मेरे को भी ये फॉर्मूला याद नहीं है, और मैं तो कहूंगा तुम भी मत ही याद करो। जब भी लिखना होगा तो मैं ऐसे ही दिमाग लगा के लिख दूंगा क्या, कि इन दोनों का एडिशन इज इक्वल्स टू ये, या आप ऐसा कह सकते हो कि इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे आएगा। तुम बोलोगे हाँ आएगा, कितना आएगा भाई, रो नॉट रो एल बी नॉट जी, आएगा कि नहीं? ये वॉल्यूम है, ध्यान रखना मेरे भाई, ये ज्यादा है ये कम है तो रिजल्टेंट नीचे। उसी को तो कौन बैलेंस कर रहा है, 6 पाई ईटा वीटी। सिंपल, ये लाइन तुम लिख ही लोगे, ये तो अपने मन में भी लिख सकते हो, तो इसकी भी जरूरत नहीं है, इस लाइन की भी डायरेक्ट ऐसा लिखो। डर लिखो कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, स्टोक्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर स्फीयर, ध्यान रखना, ओनली वैलिड फॉर स्फीयर। ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए किसी और केस के, लेकिन स्फीयर के लिए वैलिड रहेगा। हाँ जी, तो वॉल्यूम में लिखूंगा 4/3 पाई आर क्यूब, इधर आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 6 पाई ईटा आर, और ये वी टर्मिनल। यहां से जो कट रहा है वो हम काटेंगे, पाए से पाए, तो ये 2 2 और 2 3, और यहां से अब हम टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लेंगे बड़े आसानी से। वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी मेरे पास 2 रो नॉट रो एल, और ये आर स्क्वायर टी बाय 9 बाय ईटा। ठीक है, ये कहानी यहां से अपने को दिख जाएगी। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला, बस ये सवाल हो गया। ठीक है, एक लास्ट सवाल इस पे देख लेते हैं क्या दिया गया है इसमें, और इसके बाद सेशन और ये चैप्टर होगा अपना समाप्त। यहां पे अपने को कह रहा है कि अ स्फीयर व्हेन रिलीज्ड। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर यहां पर ये हल्की डेंसिटी का होता तो क्या होता, ये ऊपर उठता, और मान लो तुम बहुत ही बॉटम से, मतलब बहुत ऊंचाई तक लिक्विड भरा हुआ है और बॉटम से तुम छोड़ते हो, तो ये ऊपर उठने लगता, और ऊपर उठते 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 क्या होता, ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव कर लेता। कुछ नहीं, हल्का सा चेंज आता, रो एल माइनस रो ओ आ जाता वहां पे, कि वहां पे लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती, रो एल माइनस रो ओ आ जाता। हाँ जी, तो यहां कह रहा है अ स्फीयर व्हेन रिलीज्ड इन लिक्विड अटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड v नॉट। जब इसको रिलीज किया जाता है तो एक कांस्टेंट स्पीड v नॉट अटेन कर लेता है। ठीक है, और ये आपको दिया गया है कि ऑब्जेक्ट जो है वो
अटेन अ कांस्टेंट स्पीड v नॉट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन भी मैं बोल देता हूँ, क्योंकि ये बताना पड़ेगा v नॉट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अटेन अ कांस्टेंट स्पीड v नॉट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, फाइंड द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस स्फीयर विथ v नॉट इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, या हॉरिजॉन्टल बोल सकते हो आप, इफ r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ। सवाल सुन लो क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि भैया अगर इसको हम छोड़ते हैं तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये कुछ v नॉट की टर्मिनल स्पीड से, कांस्टेंट कह दिया गया है तो टर्मिनल स्पीड से ये चलने लग जाता है। अब अगर इसी स्पीड को मेरे को v नॉट स्पीड से चलाना है लेकिन हॉरिजॉन्टली चलाना है, तो मुझे क्या क्या फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना। पहली चीज तो ये, जब ये v नॉट से चल रहा होगा तब नीचे क्या लग रहा होगा, रो नॉट v नॉट जी। तरीके से ऐसा मैं बोल दूं क्या, mg और बायएनसी का रिजल्टेंट नीचे ही आ रहा होगा और वो विस्कस ड्रैग जो है वो ऐसा ऊपर लग रहा होगा, 6 पाई का r, है ना। इस वक्त ये कहानी होगी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी मुझे इसको चलाना है ऐसा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नॉट के। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आपको चलाना है तो अभी भी इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। आपको ये समझना होगा कि नीचे एक फोर्स लग रहा होगा अपने पास, रो नॉट माइनस रो एल वी नॉट जी, वो तो अभी भी लगेगा mg और बायएनसी का। इसको बैलेंस करने के लिए इस बार विस्कस बैलेंस नहीं करेगा, क्योंकि विस्कस फोर्स तो इधर लगेगा, आप इसको हॉरिजॉन्टल लेके जा रहे हो तो वो इधर लगेगा। आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स आपको एक इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। और अगर आप इसको इधर लेके जा रहे हो, एक विस्कस फोर्स इस पे इधर लग रहा होगा, आपको एक फोर्स लगाना होगा इस डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन। आई बात समझ। यहां पर कुछ ये फोर्स आपको यहां पे लगाना पड़ेगा। अब बात क्या दी गई है कि आपको ये पता है कि 6 पाई ईटा आर वी नॉट इज इक्वल टू दिस, और आपका ये फोर्स जो है वो इसके इक्वल भी होना चाहिए। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि मुझे जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो इसी के इक्वल होना चाहिए, y कंपोनेंट, और x कंपोनेंट भी इसी के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम है और इस डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम है। तो मुझे यहां से ये समझ में आ रहा है क्योंकि इक्विलिब्रियम है इन x डायरेक्शन, क्योंकि इक्विलिब्रियम है x डायरेक्शन में, तो F एक्सटर्नल इन x डायरेक्शन इज व्हाट, 6 पाई ईटा आर वी नॉट, और क्योंकि इक्विलिब्रियम है y डायरेक्शन में भी तो x एक्सटर्नल, मुझे एक फोर्स इधर भी लगाना पड़ेगा जो कुछ आएगा इतना, ठीक है यार। यहां पर है ना, इस वॉल्यूम को मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं, v और v नॉट, भाई ये वॉल्यूम है, कैपिटल V है वो स्मॉल v, और ये वाली जो चीज है वो आपके पास 6 पाई ईटा आर वी नॉट के इक्वल भी है। ये वाली चीज यहां से टर्मिनल वेलोसिटी है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपने इतना ही फोर्स x में भी लगाना और इतना ही फोर्स y में भी लगाना है। आप कुल फोर्स कितना लगा रहे होंगे, आप कुल फोर्स लगा रहे होंगे 6 पाई ईटा आर वी नॉट आई कैप भी और जे, ये आपका जो है फोर्स, इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा 6 पाई ईटा आर वी नॉट। सवाल को मैं और तरीके से भी पूछ सकता था, इसको मैं और इस तरीके से पूछा कि मान लो कि जब आप किसी स्फीयर को छोड़ते हो तो उस पर विस्कस ड्रैग लगता है मान लो 8 न्यूटन का, अब उसको, और वो वेलोसिटी है उसकी मान लो कुछ v, अब सेम वेलोसिटी v से मैं हॉरिजॉन्टली चलाना चाहता हूं तो बताओ मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 8√2 मीटर, 8√2 न्यूटन मुझे लगाना। इस तरीके से आप जो है ये कहानी यहां पर बता सकते हैं, और ये चैप्टर जो है आपका होता है समाप्त। बाकी की कहानी हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। तो अभी अगला चैप्टर जो अपना स्टार्ट होने वाला है उसको देखेंगे कल से, और कल अपना संडे पड़ जाएगा, तो संडे को भी कोशिश करेंगे कि यार
लेक्चर आपका आ जाए, जिससे कि कोर्स थोड़ा सा टाइमली कवर हो पाए। ठीक है, हालांकि मैं अभी कोई टफ क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ। ठीक, वजह उसकी है क्योंकि यार टफनेस के चक्कर में बच्चा थोड़ा सा कवर सिलेबस को नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं कंसेप्ट दे ही नहीं रहा हूँ, है ना। तो कंसेप्ट पे तो बात हो रही है, लेकिन बस क्वेश्चंस का लेवल उस हिसाब का नहीं है जिस हिसाब का मैं रखता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और जय हिंद।